चलिए, अब ये तो हमने समझ लिया कि स्टेट की ज़रूरत कब होती है, क्यों होती है, ठीक है। अब ये समझना है कि स्टेट को यूज़ कैसे करते हैं। तो स्टेट को यूज़ करने के लिए हमें 3 स्टेप्स की ज़रूरत है। वी नीड 3 स्टेप्स। सबसे पहली स्टेप कि हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। स्टेट वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा, जहाँ पर भी उस वेरिएबल की ज़रूरत है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तीसरा, उस स्टेट वेरिएबल को अपडेट करना पड़ेगा, तभी तो वो एक नया यूआई बनकर आएगा, ठीक है। और ये अपडेट कहाँ पर करते हैं, किसी न किसी इवेंट हैंडलर में, इवेंट हैंडलर के अंदर, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले क्या हो गया कि देखो हमारे ये काउंटर वेरिएबल है। काउंटर वेरिएबल कहाँ पर है, ये रहा काउंटर। अब देखो, अगर कोई वेरिएबल अगर हमें डिफाइन करना होता था तो हम कैसे करते थे, कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू एक्स छोड़ो काउंटर लिखते हैं, काउंटर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर इस काउंटर वेरिएबल को, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, डिफाइन द वेरिएबल। सेकंड स्टेप क्या हो गया, कंज्यूम। तो JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं और उसके अंदर कंज्यूम कर लेते हैं काउंटर। देखो इसमें 0 ही दिखना चाहिए, काउंटर की वैल्यू क्या आएगी, 0। 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा तो 5 आ जाएगा। सेव नहीं करा था, अब आ जाएगा। काउंटर 5, ठीक है। लेकिन भाई ये कोई ऐसा वेरिएबल थोड़ी है, स्टैटिक वेरिएबल थोड़ी है। ये तो ये है कि अगर मैं प्लस पर क्लिक करूंगा तो ये बदलना चाहिए, डिक्लेरेटिव वे, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में कैसे करते थे, जावास्क्रिप्ट में तो पहले ये सेलेक्ट करेंगे पूरा का पूरा कंपोनेंट, फिर इसको अपडेट करेंगे। लेकिन रिएक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्ट में बस बता दो कि ये वेरिएबल कहाँ पे चाहिए और अपडेट कर दो, तुम्हें बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वेरिएबल को हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये समय के साथ बदलेगा, चेंज होगा। तो स्टेट वेरिएबल कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट यूज स्टेट, इस तरीके से। ब्रैकेट के अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या आती है, डिफॉल्ट वैल्यू आती है। ये जो वेरिएबल होता है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आती है। डिफॉल्ट वैल्यू हम चाहते हैं कि 0 रहे, इनिशियल मतलब इनिशियल वैल्यू। अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। तो यूज स्टेट हमने बताया कि ये एक प्री बिल्ट फंक्शन होता है, मतलब रिएक्ट में पहले से लिखा हुआ है। तो उसको यूज करने के लिए हमें बस इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे और इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। तो हो गया इंपोर्ट। यहाँ पर देखो, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें एक वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था नेम एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट हुआ है, इसका मतलब रिएक्ट में कहीं अंदर ये नेम्ड एक्सपोर्ट होगा, है ना। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट तो बिना कर्ली ब्रेसेस के होता है, जैसे कि ये ऐप कंपोनेंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। यहाँ पे अगर इस ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा होगा रिएक्ट, तो देखो बिना कर्ली ब्रेस के कर रहा होगा, देखो ये बिना कर्ली ब्रेस के कर रहा है। यहाँ पे यूज स्टेट, ये एक फंक्शन हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब इस फंक्शन को यहाँ पे क्या करा, कॉल करा। कॉल तो ऐसे ही करते थे ना, यूज कोई भी फंक्शन है उसका नाम पैरेंथेसिस, तो दिस इज जस्ट अ फंक्शन। और ये 0 क्या है, आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट वैल्यू। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं बात क्या है। मैंने ये ऐसे लिख दिया लेकिन ये गलत तरीके से लिखा है, अभी समझते हैं। तो जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, यूज स्टेट, यूज स्टेट 0, तो बिहाइंड द सीन ये फंक्शन जाकर कॉल हो रहा है और कॉल होने के बाद पता है ये क्या कर रहा है, एक एरे रिटर्न कर रहा है, एक एरे रिटर्न कर रहा है।
अब थोड़ा डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट याद करो। अगर एक एरे है, कॉन्स्ट एर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, इस तरीके से एक एरे है। अब तुम इन दो को क्या करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो किसी वेरिएबल में, तो डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू कैसे करते थे, कॉन्स्ट ऐसे a, b, c, d इज इक्वल टू एर, और सॉरी ये नहीं आएगा एर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग a, b, c, d, तो आउटपुट क्या आएगा, a में वैल्यू 1 आएगी, b में वैल्यू 2 आएगी, c में वैल्यू 3 आएगी, d में वैल्यू 4 आएगी। और मैनुअली कैसे करते थे, ये तो डिस्ट्रक्चरिंग हो गया। मैनुअली कैसे करते थे, कॉन्स्ट a इज इक्वल टू एर ऑफ 0, ये इंडेक्स हो गया, b इज इक्वल टू एर ऑफ 1, याद करो जावास्क्रिप्ट में पढ़ी है ये चीज, c इज इक्वल टू एर ऑफ 2, d इज इक्वल टू एर ऑफ 3। तो देखो इसमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ रहा है, लेकिन डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू एक बार में हो जा रहा है। तो अगर यहाँ पे यूज स्टेट है तो ये दो चीज रिटर्न करता है। पहली चीज रिटर्न करता है स्टेट वेरिएबल, स्टेट का वेरिएबल, और दूसरा एक फंक्शन रिटर्न करता है। और ये फंक्शन किस लिए होता है, इस स्टेट के वेरिएबल को अपडेट करने के लिए। तो हम क्या कर लेते हैं कि ये जब यूज स्टेट एक एरे रिटर्न करेगा ही, तो यहाँ पे एक एरे आएगा। जब हम ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं यूज स्टेट 0, तो बेसिकली ये एक एरे रिटर्न करेगा, इसकी जगह क्या आएगा, एक एरे आएगा। तो हम इसी लाइन में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं ऐसे। पहला वेरिएबल क्या आ जाएगा, काउंटर, और दूसरा तुम कुछ भी नाम लिख सकते हो, सेट काउंटर, ठीक है। तो ये आ गया वेरिएबल और ये आ गया एक फंक्शन। तो ये वेरिएबल इसको हम कंज्यूम करेंगे कहाँ पर, अपने JSX के अंदर, और इस फंक्शन को यूज करेंगे इस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए। समझ में आया। और जैसे ही इस वेरिएबल को अपडेट करेंगे तो जहां पर ये कंज्यूम हो रहा होगा ना, वो री रेंडर कर जाएगा। क्यों री रेंडर करेगा, याद करो वो सेंटेंस, कीप UI इन सिंक विद डेटा। और रिएक्ट का नाम क्या है, रिएक्ट का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि रिएक्ट रिएक्ट्स टू स्टेट चेंजेस। मतलब अगर स्टेट बदलेगी तो रिएक्ट करता है। जैसे उसने देखा कि स्टेट बदल गई तो रिएक्ट तुरंत रिएक्ट करेगा और उस कंपोनेंट को क्या कर देता है, री रेंडर कर देता है। ठीक है, देखो समझते हैं। तो अब यहाँ पे ये तो चीज समझ में आई। अब तुम ये बताओ, जब मुझे वेरिएबल की जरूरत यहाँ पर है तो इस कंपोनेंट के अंदर ही तो स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा मैं, किसी हेडर के अंदर या ऐप के अंदर क्यों डिक्लेयर करूंगा। ये तुम्हारे सवाल का जवाब है जो तुम कल पूछ रहे थे। तो अगर मुझे इस काउंटर वेरिएबल की ज़रूरत इस मेन कंपोनेंट के अंदर है तो मैं ऐप कंपोनेंट के अंदर क्यों डिक्लेयर करूंगा ये वेरिएबल, या हेडर के अंदर क्यों डिक्लेयर करूंगा। मुझे तो यहाँ पे ज़रूरत है ना इस काउंटर वेरिएबल की, तो यहीं पर तो डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, अब डिक्लेयर करते कैसे हैं, डिक्लेयर करते कैसे हैं, कॉन्स्ट काउंटर, ये डी स्ट्रक्चर करते हैं, कॉमा सेट काउंटर इज इक्वल टू स्टेट, इनिशियल वैल्यू को चाहते हैं हम 0। तो देखो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या है काउंटर की, 0। अगर मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया तो क्या आ जाएगी, देखो काउंटर की इनिशियल वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर मैंने लिख दिया क्या हाल है, तो काउंटर की वैल्यू क्या हाल है आ जाएगा। तो बेसिकली ये इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या चाहते हैं, 0 चाहते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टेट को डिफाइन करने का, वेरिएबल को डिफाइन करना। यूज स्टेट को यूज करने का पहला स्टेप क्या था, डिफाइन करना। दूसरा स्टेप क्या था, यूज करना। तीसरा स्टेप क्या है, अपडेट करना। तो हमने वेरिएबल को डिफाइन कर लिया,
हमने डिफाइन कर लिया, हमने यूज कर लिया, अब हमें अपडेट करना है। अब याद करो अपडेट कहाँ पर होता है, किसी ना किसी इवेंट, कोई ना कोई इवेंट परफॉर्म होगा और उस इवेंट को हैंडल करने के लिए एक फंक्शन होगा, वो हमें याद है हम कैसे लिखते हैं फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे इवेंट क्या है कि इस बटन पर प्लस पर क्या होगा, क्लिक होगा। तो जब क्लिक होगा इंक्रीज हैंडलर रोज, तो एक फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर फंक्शन जावास्क्रिप्ट में तो कैसे लगाते थे, इवेंट कैसे लगाते थे, ऐसे लगाते थे ना, कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। तो ये डिक्लेरेटिव वे है कि हम एग्जैक्टली एक एक चीज बताते हैं, है ना। फिर वहाँ पे इवेंट लिसनर के बाद ऐसे लिखते थे कि कौन सा इवेंट होना है, क्लिक, फिर एक फंक्शन कॉल करते थे, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देते थे ऐसे, है ना। तो ये एक डिक्लेरेटिव वे है कि इस एलिमेंट पे एक फंक्शन, एक इवेंट लगा दो, उस इवेंट पे फिर ये फंक्शन कॉल करो। बट रिएक्ट में क्या होता है, सॉरी ये इंपेरेटिव वे है, बट रिएक्ट में क्या होता है, डिक्लेरेटिव वे, कि यहाँ पे क्या है, बस बता दो। कैसे बता दो कि ऑन क्लिक इवेंट, कि जब क्लिक इवेंट होगा ऑन क्लिक। तो ये सब क्या है ना, रिएक्ट में प्री बिल्ट है ऑन क्लिक। यहाँ तुमने बता दिया जब क्लिक इवेंट होगा, जब इस बटन पर क्लिक होगा, जब इस पर क्लिक होगा तो क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा, एक फंक्शन आएगा, और वो फंक्शन हम यहाँ पे, अब देखो यही है टॉप लेवल कोड, ये जो रिटर्न और मेन के अंदर है ना, ये यहाँ जो हम कह रहे थे कि जो होक्स है वो टॉप लेवल कोड में लिखा जाता है, तो ये टॉप लेवल कोड ही तो हो गया, ये मेन कंपोनेंट का टॉप लेवल कोड हो गया। और मेन कंपोनेंट के अंदर क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि भाई यहीं पे तो यूज करना है, मैं इसमें हेडर में क्यों डिक्लेयर करूंगा, या मैं ऐप में क्यों डिक्लेयर करूं। अगर तुम ऐप में डिक्लेयर करोगे तो याद करो प्रॉप्स, तो प्रॉप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा वो वेरिएबल, और फिर जाकर इसको डिक्लेयर, अभी वो सीखेंगे, वो भी है, वो जो प्रोडक्ट्स वाला कंपोनेंट है ना, वो उसमें सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये काउंटर आ गया, तो काउंटर यूज कर लिया हमने ये। हाँ, तो ये क्या है, टॉप लेवल कोड हो गया। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इफ ट्रू, मैं बोलूँ कि यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा मैं तो यूज स्टेट, तो ये नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये टॉप लेवल कोड नहीं हुआ, ये कंपोनेंट के अंदर एक और ब्लॉक आ गया ना, ये ब्लॉक आ गया, तो इसके अंदर तुम यूज स्टेट यूज नहीं कर सकते। इस कंपोनेंट के अंदर बिना किसी कोड ब्लॉक के इसी के अंदर डिक्लेयर होगा होक। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं, कि क्लिक करने पे कौन सा फंक्शन कॉल हो। तो फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, दो तरीके होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन। मैं डिक्लेरेशन यूज कर रहा हूँ, फंक्शन इंक्रीज हैंडलर, हैंडलर कंसोल। अब मैं देखो ये वाला फंक्शन क्या है, कॉल होगा जब भी उस प्लस बटन पर क्लिक होगा, आई एम इंक्रीजिंग। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन लिख देंगे, इंक, इंक मतलब इंक्रीज, कुछ भी नाम दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, इंक हैंडलर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैं ऐसे कॉल नहीं कर रहा, ऐसे, अगर मैं ऐसे कॉल करूंगा तो ये फंक्शन इमीडिएटली कॉल हो जाएगा, इमीडिएटली कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम इसको तब कॉल करना चाहते हैं जब क्लिक हो, इस बटन पर क्लिक हो। देखो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया आई एम इंक्रीजिंग, लेकिन अभी तो मैंने क्लिक भी नहीं करा, फिर ये आई एम इंक्रीजिंग कैसा आ गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको इमीडिएटली कॉल कर दिया पैरेंथेसिस लगा के। बट हम क्या चाहते हैं कि जब क्लिक इवेंट हो तब ये कॉल हो। तो हम यहाँ से, ये तो जावा स्क्रिप्ट है, तुम सीख चुके हो, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, है ना। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो अब नहीं आया आई एम इंक्रीजिंग। तो अब क्या है कि ऑन क्लिक जब इवेंट, जब इस पर क्लिक होगा तब ये कॉल होगा इंक्रीज हैंडलर। देखो मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूँ, क्लिक हुआ, देखो आ गया आई एम इंक्रीजिंग, आया समझ में। बट हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम इस वेरिएबल को अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल को अपडेट ऐसे नहीं करोगे तुम, काउंटर प्लस प्लस ऐसे नहीं करोगे,
ऐसे अपडेट नहीं करेंगे यहाँ पे, हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, ये जो है ना सेट काउंटर, इस फंक्शन का यूज करके इसको अपडेट करते हैं, तभी तो ये फंक्शन कि भाई ये तो वेरिएबल मैंने दे दिया, अब इसको अपडेट करने के लिए ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे सेट काउंटर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे काउंटर प्लस प्लस। तो यहाँ पर जब काउंटर प्लस प्लस लिखा तो ये 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, और ये 1 क्या कर देगा सेट काउंट कर देगा, इस काउंटर को सेट कर देगा, तो काउंटर की वैल्यू को क्या कर देगा ये अपडेट कर देगा, अपडेट करेगा काउंटर को फ्रॉम 0 to 1, और अगर 1 है तो 1 से 2, 2 है तो 2 से 3। और जैसे ही इसने क्या करा स्टेट वेरिएबल काउंटर, देखो काउंटर क्या स्टेट वेरिएबल, जैसे ही इसने इसको अपडेट करा तो क्या होगा रिएक्ट रिएक्ट्स टू स्टेट चेंजेस, जैसी स्टेट वेरिएबल अपडेट होगा तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा री रेंडर हो जाएगा, ये जो मेन कंपोनेंट है ये दोबारा से रेंडर होगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू ये 0 थी ये अपडेट होकर 1 हो गई, तो ये पूरा का पूरा आएगा हाई आई एम अ बॉय माइनस अब काउंटर, अब यहाँ पे काउंटर जब रीड होगा तो यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये चीज समझ में आई, करके देखें इसको, चलो देखते हैं। ओ मैंने कुछ गलत कर दिया है, एक मिनट, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल कहाँ पे असाइन कर रहा हूँ मैं, अच्छा ये कॉन्स्ट वेरिएबल है ना हमारा, बट आई थिंक ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए थी, चलो एक मिनट, कुछ एरर आ गया है, इंक्रीज हैंडलर बटन ऑन क्लिक सेट काउंटर ओके सब सही है, फिर दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पर सेट काउंटर हो गया, काउंटर आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर, मे बी अब देखो ये काम कर रहा है, बट वैसे भी काम करना चाहिए था ये, एक मिनट रुको जरा, ये मे भी इस वजह से दिक्कत हो रही है क्योंकि ये जो हमारा वेरिएबल है ना काउंटर ये कॉन्स्ट टाइप का है, और तुम्हें पता होगा कॉन्स्ट टाइप का वेरिएबल को तुम चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का, इसको समझ लेते हैं, देखो ये एरर आ क्यों रहा है इसको समझ लेते हैं यहीं पे। रिएक्ट क्या है ना म्यूटेबिलिटी को अलाउ नहीं करता, म्यूटेबिलिटी को अलाउड नहीं करता, तुम्हें इम्यूटेबल रखना है, म्यूटेबिलिटी मतलब चेंज, ओरिजिनल वेरिएबल को तुम चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं ये लिख रहा हूँ कॉन्स्ट काउंटर, पहली बात तो देखो ये कॉन्स्ट टाइप का है ये चेंज ही नहीं कर सकते, अगर लेट टाइप का होता है एक बार को चेंज कर भी लेते, कॉन्स्ट काउंटर इक्वल 0, ये रिएक्ट ये कहता है कि जब तुम सेट कर रहे हो ना, सेट स्टेट कर रहे हो, तो सेट स्टेट करते वक्त तुम इसको मत बदलो, एक नई वैल्यू सेट करो, तो जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना सेट स्टेट, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ काउंटर इस तरीके से काउंटर +1, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये जो काउंटर है इनिशियली इस तरीके से था काउंटर कॉमा सेट काउंटर,
और यहाँ पे यूज स्टेट, तो ये काउंटर यहाँ पे वैल्यू रीड हुई, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट रीड हुई और ये स्टेट जाकर यहाँ पर अपडेट हुई। ये एक एरो फंक्शन है और कुछ भी नहीं है। तो सेट स्टेट के अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा और उस फंक्शन का ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर इनिशियल स्टेट को रीड करता है और फिर उसको रिटर्न, उसको अपडेट करके हम रिटर्न कर देते हैं। समझ में आया? तो कभी भी स्टेट को अपडेट करना है तो ये इम्यूटेबल रहा। इसने क्या करा ना, इसने इस वाले काउंटर को अपडेट नहीं करा। जैसे फंक्शन है, फंक्शन में जब हम कॉल करते हैं तो पैरामीटर एक नई कॉपी बना लेता है ना उसकी, तो ये काउंटर अपने में एक नया वेरिएबल है। यहाँ पे तुम कुछ भी वेरिएबल लिख सकते थे। जैसे एक्स में अगर लिखूँ तो अगर मैं ऐसे लिखता, एक मिनट, सेट स्टेट एक्स प्लस वन, तो ये क्या काम कर रहा है, इस एक्स के अंदर इनिशियल स्टेट आ जा रही है, मतलब प्रीवियस स्टेट, इनिशियल नहीं बोलेंगे, पहली स्टेट, इससे पिछली स्टेट। तो पिछली स्टेट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और इसमें क्या आ जाएगा, जीरो। अब ये वैल्यू यहाँ पर जाएगी जीरो प्लस वन। ये कॉपी होता है, ये काउंटर वेरिएबल। अगर मैं यहाँ काउंटर लिख रहा हूँ तो ये काउंटर ये वाला काउंटर नहीं है, ये एक नया वेरिएबल है जो इस वेरिएबल से वैल्यू कॉपी कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि हम इस काउंटर को अपडेट नहीं कर रहे, हम एक नई वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और वो सेट कर रहे हैं। तो ये इम्यूटेबल रहा। इम्यूटेबल रहा मतलब इसने ओरिजिनल वेरिएबल को हाथ नहीं लगाया, इसने एक नई वैल्यू लेके आया और उसको सेट करा। तो रिएक्ट नई वैल्यू को अपडेट कराता है, इसलिए हम एक कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर x भी लिखूंगा ना, यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से अपडेट करूंगा ना, तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। ये देखिए हो गया ना, ये हो गया। देखो आया समझ में? तो तीन स्टेप है। देखो, वी हैव डिफाइन द वेरिएबल, वी हैव यूज द वेरिएबल, एंड वी हैव अपडेटेड द वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या है, इसको एक फंक्शन के अंदर कर रहे हैं और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, एक्स तो नहीं, यहाँ पे काउंटर ही यूज करना पड़ेगा, काउंटर प्लस वन। तो जब किसी बिना फंक्शन के अंदर तुम यूज कर रहे हो, मतलब इस सेट काउंटर के अंदर फंक्शन नहीं लिख रहे, तो ये बेसिकली म्यूटेट कर रहा है इसको। ये तरीका नहीं करना चाहिए, ये अभी कर लो लेकिन ये गलत है। तुम्हें हमेशा अपडेट कैसे करना चाहिए, एक फंक्शन के अंदर करना चाहिए और फिर वहां से रिटर्न करना चाहिए। ये हो जाएगा, काम कर जाएगा बट ये तरीका गलत है। ये हो तो रहा है लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तरीका एक फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर इसको लो एज अ पैरामीटर एंड इसको क्या करो, रिटर्न करो। कैसे, काउंटर समझ में? इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको अपडेट करते हैं। किसी भी स्टेट वेरिएबल को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो यूज स्टेट समझ में आया? यूज स्टेट एक एरे रिटर्न करता है, एक वेरिएबल, और उसको वेरिएबल को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन। और ये फंक्शन कहाँ पर यूज होता है, किसी इवेंट हैंडलर के अंदर। और ये कंज्यूम कहाँ पर हो रहा है, JSX के अंदर। ठीक है, इजी। अब तुम्हारे लिए ये एक चैलेंज है कि तुम माइनस के लिए तुम अपने से लिखोगे, माइनस के लिए तुम एक इवेंट हैंडलर बनाओगे, फंक्शन डिक्रीज हैंडलर, और उसमें तुम इसकी वैल्यू डिक्रीज करोगे कि जब माइनस पे क्लिक हो तो ये वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। ठीक है, और एक ये वाला चैलेंज तुमने आई होप कर लिया होगा कि इसको एक अलग कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करना है। और अगर नहीं भी करा है तो अब मैं करने जा रहा हूँ इस चीज को। फंक्शन प्रोडक्ट्स, यहाँ से कट कर दिया मैंने ये, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया प्रोडक्ट्स। देखो वही चीज़ आ गई दोबारा से। अब देखो सवाल क्या था, सवाल ये भी तो एक डायनेमिक पार्ट है कि जहाँ पर जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं उतने ही यहाँ पर दिखने चाहिए।
हम ये चाहते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एक एरे बना लें। क्या बना लें? एक ऊपर एरे बना लेते हैं। लिस्ट को रेंडर करना, रेंडरिंग लिस्ट सीखा होगा ना तुमने। कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू, एक एरे है, एरे में सबसे पहले है प्रोडक्ट 1, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगा लोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आ जाएंगी। और एक बार यूज स्टेट क्लियर हो गया तो ये बेस बना देगा। 2 3 4, ठीक है, प्रोडक्ट्स है। अब हम चाहते क्या हैं, यहाँ पे ये जो है इसको इस तरीके से ना कर कर हम जावा स्क्रिप्ट में मैप करके, जैसे लिस्ट रेंडर करते हैं, आता होगा आई थिंक। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आ जाएगा, जोनस बताएगा। प्रोडक्ट रिटर्न दिस, रिटर्न li, प्रोडक्ट मैप फंक्शन तो आता ही होगा, क्या काम करता है। तो देखिए ये आ गया। तो यहाँ पे क्या करा, प्रोडक्ट्स, ये एक एरे है, एरे पे मैप फंक्शन लगाया। तो पहला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1 गया लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम के अंदर प्रोडक्ट 1 आया, उसने रिटर्न कर दिया तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। फिर सेकंड एलिमेंट, फिर वो डिस्प्ले हो गया, थर्ड एलिमेंट, फिर डिस्प्ले हो गया। ये चीज़ समझ में आई? इजी, ठीक है। अब देखो हम क्या चाहते हैं ना कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उतना प्रोडक्ट्स यहाँ आना चाहिए। अब तुम कहोगे हाँ भाई, इसका मतलब ये एक स्टेट वेरिएबल होना चाहिए कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, तो चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं। कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स कोमा सेट प्रोडक्ट्स। अभी ये सब ज़्यादा डिटेल में मत जाना, समझने की कोशिश करना क्या समझाया जा रहा है। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट सेट करेंगे, ये सवाल आ सकता है दिमाग में, बस समझना उसको। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हम चाहते क्या है, बताना क्या चाहते हैं। इनिशियल वैल्यू ये चाहते हैं हम, ठीक है। इसको मान लो हम इसका वेरिएबल का नाम ले लेते हैं इनिशियल। इनिशियल वैल्यू अगर हम इनिशियल प्रोडक्ट्स चाहते हैं तो यहाँ पर इस स्टेट वेरिएबल के अंदर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनिशियल आ जाएगा। क्या आ गया, ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन भाई हमें तो यहाँ पे लेंथ चाहिए, और लेंथ कैसा है कि प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। बट ये वाला कंपोनेंट कहाँ पर है, ये वाला कंपोनेंट तो हमारा भाई इस हेडर के अंदर है, इस हेडर के अंदर है। लेकिन हमने ये वाला वेरिएबल डिक्लेयर कहाँ पर करा है, स्टेट वेरिएबल प्रोडक्ट्स के अंदर डिक्लेयर करा है। किसके अंदर डिक्लेयर करा है, प्रोडक्ट्स के अंदर। और ये प्रोडक्ट्स भी किसके अंदर है, मेन के अंदर है। ये चीज़ समझ में आएगी जब जोनस प्रॉप ड्रिलिंग पढ़ाएगा अच्छे से। ये अगर अभी नहीं भी आ रही है, सीखने की कोशिश कर लो, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी आती है कोई बात नहीं, आ जाएगा जब प्रॉप ड्रिलिंग पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल, यहाँ पे समस्या क्या है, प्रॉब्लम समझ में आई कि ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे तुमने डिस्प्ले तो कर दिए, लेकिन हम इस प्रोडक्ट्स वेरिएबल को हम यहाँ पर भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं, इसकी लेंथ को। और ये प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा ना, यहाँ पर प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ लिखेंगे तब आएगा। लेकिन इस फंक्शन को तो प्रोडक्ट्स जैसा कुछ पता ही नहीं है, क्या यहाँ पर एक और स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। देखो रिएक्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है कि रिएक्ट क्या है कि देखो ये एक ऐप है, ऐप कंपोनेंट के अंदर ये हेडर है, मेन है, फूटर, तो ये सब क्या है, ये इस ऐप कंपोनेंट के बच्चे हैं, ये चाइल्ड है। और मेन कंपोनेंट का बच्चा कौन है, प्रोडक्ट्स। तो कम्युनिकेशन चाइल्ड से पेरेंट नहीं कर सकते, बट पेरेंट से चाइल्ड कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं हम,
हम ये कहना चाह रहे हैं कि रिएक्ट के अंदर चाइल्ड से पेरेंट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, बट पेरेंट से चाइल्ड हो सकता है, ये कह रहे हैं। तो अगर वेरिएबल पेरेंट के अंदर पड़ा है, अगर वेरिएबल प्रोडक्ट्स इसके अंदर होता तो ये इसे मिल जाता। कैसे मिलता? प्रॉप्स के थ्रू। प्रॉप्स ये पढ़ा है तुमने, मुझे पता है, बट चाइल्ड से पेरेंट को नहीं मिल सकता किसी भी तरीके से। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये तो बच्चा है। बच्चा किसका है? मेन का। मेन का बच्चा, और मेन खुद किसका बच्चा है? ऐप का। लेकिन हमें कहाँ पर चाहिए? हेडर में। इसका मतलब हेडर और मेन तो भाई भाई है ना, तो भाई भाई भी आपस में नहीं शेयर कर सकते डेटा। चाइल्ड टू पेरेंट तो डेटा भेजा ही नहीं जा सकता, चाइल्ड टू चाइल्ड भी नहीं भेजा जा सकता। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेन के अंदर पड़ा होता, सपोज करो, हाँ ये मेन, जैसे ही काउंटर है, ये काउंटर मेन के अंदर पड़ा है। अब इस काउंटर को मैं हेडर में भी चाहता हूँ, तो इस काउंटर को मैं हेडर में भेज नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मेन और हेडर भाई भाई हैं। ये चीज समझ में आई? क्या तरीका है भेजने का? केवल पेरेंट से बच्चे को भेजा जा सकता है। तो क्या तरीका होगा तुम सोचो। अब हमें क्या करना होगा कि हमें ये प्रोडक्ट्स यहाँ भी चाहिए, ये वेरिएबल, और हमें यहाँ भी चाहिए। तो इन दोनों का, ये जो है हेडर का और मेन का, हेडर और मेन का जो कॉमन पेरेंट होगा, कॉमन पेरेंट कौन है? ऐप, ऐप वाला कंपोनेंट। तो इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और जहाँ भी चाहिए होगा एज अ हम क्या कर देंगे? एज अ प्रॉप सेंड कर देंगे। देखो क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट्स है, ये जो चीज है इसको पेरेंट के अंदर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? पेरेंट के अंदर। कहाँ? कंट्रोल एक्स करा और इसको पेरेंट के अंदर ले गए। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों को देना है। ये जो प्रोडक्ट्स है ये हमें हेडर को भी देना है। कैसे सेंड करेंगे? प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ये क्या हो गया? ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो गई और ये उसकी वैल्यू हो गई। और ये कहाँ पर भी चाहिए? मुझे मेंस में भी चाहिए। प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब देखो, अभी एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, सब आ जाएगा समझ में। वो एरर यहाँ पे आ रहा है क्योंकि अब इसको थोड़ी पता है कि प्रोडक्ट्स क्या है। देखो, इसे थोड़ी पता है कि प्रोडक्ट्स क्या है, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स रीड कर रहा है। अब ये हमने क्या करा? ये जो प्रोडक्ट्स है हमने सेंड करा है मेन कंपोनेंट के अंदर, तो इसको रीड करें। रीड कैसे करेंगे? यहाँ पर डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं। अगर ये डी स्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो यहाँ पर प्रॉप्स लिखना पड़ता है, प्रॉप्स, और फिर यहाँ पर रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे? कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट्स लिखा था मैंने, प्रोडक्ट लिखा था, प्रोडक्ट्स लिखा था, ये हो गया। लेकिन इसी को अगर हम डी स्ट्रक्चर कर ले, डी स्ट्रक्चर कैसे करते थे याद है क्या? ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर करने का तरीका ये था, मेरे ख्याल से पता होगा, ये हो गया। बट क्यों ना इस चीज को सीधा ही यहाँ पर लिख दें, इसको ऐसे ना करके सीधा हम यहीं पर लिख दें। प्रोडक्ट्स यहीं पर डी स्ट्रक्चर हो गए। लेकिन यार मेन के अंदर तो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए ही नहीं, हमें कहाँ चाहिए? प्रोडक्ट्स के अंदर। इसका मतलब इसको फिर से सेंड करना पड़ेगा, इसको प्रोडक्ट्स, फिर से सेंड कर दिया प्रोडक्ट्स। अब ये चीज बहुत डिटेल में पढ़ोगे तुम, यहाँ तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको फिर से क्या करेंगे? रीड करेंगे प्रोडक्ट्स। अब ये एरर चला जाना चाहिए, देखो आ गया ना, ये हो गया। वही चीज है, बस यहाँ से वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल को हटा के हम कहाँ ले गए? पेरेंट के अंदर लेके गए, ऐप के अंदर, कॉमन पेरेंट के अंदर लेके गए। और क्यों लेके गए? क्योंकि मुझे यहाँ पर भी रीड करना था, और मैं सीधा
प्रोडक्ट से मैं सीधा मेन में नहीं भेज सकता, चाइल्ड टू पेरेंट अलाउड नहीं है, और सीधा मेन से मैं हेडर में नहीं भेज सकता क्योंकि चाइल्ड टू चाइल्ड भी अलाउड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, कॉमन पेरेंट को लेके गया। अब कॉमन पेरेंट से मैंने मेन में भेज दिया और मैंने हेडर में भी भेज दिया। अब मेरे पास हेडर में भी होगा ये प्रोडक्ट्स। हेडर में कैसे होगा, यहाँ पे भी रीड कर लो प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट के लिए क्या आएगा, कर्ली ब्रेसेस। तो प्रोडक्ट्स डॉट, अरे वाह, टोटल प्रोडक्ट्स 4 आ गए भाई। समझ में आई। अब लेकिन एक समस्या हो रहा है, बताओ क्या है वो समस्या। यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन में इंक्रीज हैंडलर के अंदर सेट काउंटर यूज कर रहा है, लेकिन इसको तो सेट काउंटर जैसी चीज कुछ पता ही नहीं है। ओह सॉरी, इस ये नहीं, ये प्रोडक्ट्स के अंदर, अच्छा सॉरी, इसको तो सेट काउंटर की जरूरत है ही नहीं ना। सेट प्रोडक्ट्स में कह रहा था ना कि ये कब यूज होगा, ये बाद में यूज होगा, कब यूज होगा कैसे नहीं होगा वो बाद की बात है। तो यहाँ पे चीज़ समझ में आई कि पहले हम स्टैटिक तैयार कर लेते हैं। स्टैटिक तैयार कर लेने के बाद हम उसके डायनेमिक्स के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे डायनेमिक्स हमारा ये काउंटर था, काउंटर ये हो गया, यहाँ पर ये टोटल प्रोडक्ट्स 4 है। अगर मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट और बढ़ा दूँ तो लेंथ देखो अपने आप 5 हो जाएगी। है ना, हो गया। अगर इसको रिफ्रेश करूँगा 5 हो गया। ये एरर वेरर क्या है, ये सब बहुत अच्छे से समझोगे, समझ में आ जाएगा क्या एरर है, जोनस बताएगा बहुत अच्छे से। अभी तुम्हारा डाउट केवल और केवल इतना था, चलिए, हाँ, तो डाउट केवल इतना था कि हम स्टेट यूज़ कब करते हैं, व्हेन या क्यों करते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। कब करते हैं, क्यों करते हैं, जब डेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। ठीक है, और जैसी स्टेट चेंज होती है तो कंपोनेंट क्या कर जाता है, री रेंडर कर जाता है। और स्टेट वेरिएबल क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है, प्रिजर्व्ड ओवर द री रेंडर, ओवर री रेंडर। प्रिजर्व का मतलब समझ रहे हो ना, कि रेंडर से पहले जो स्टेट की वैल्यू थी, अगर स्टेट की वैल्यू, काउंटर की वैल्यू 3 है तो सब चीज़ बदल जाएगी, मगर स्टेट का वेरिएबल सेम रहेगा और यहाँ पर आकर री रेंडर के वक्त 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वैन एंड बाय समझ में आया। फिर कहाँ पर रखते हैं, वेयर, जिस कंपोनेंट में ज़रूरत है उस कंपोनेंट में डिक्लेयर करते हैं स्टेट वेरिएबल को। और फिर अगर किसी और दूसरे पेरेंट में भी ज़रूरत है तो देखेंगे उनके बीच में रिश्ता क्या है। अगर ये चाइल्ड और पेरेंट का रिश्ता है तो क्या करेंगे, इसको उठाकर पेरेंट के अंदर डिक्लेयर करेंगे और फिर इसके अंदर एज अ प्रॉप यूज़ करेंगे, एज अ प्रॉप्स यूज़ करेंगे। या अगर भाई भाई हैं तो वो भी आपस में शेयर नहीं कर सकते, तो फिर कॉमन पेरेंट के पास जाएंगे। कॉमन पेरेंट की इसका भी बाप ये है और इसका भी बाप ये है, तो इस कॉमन पेरेंट के अंदर डिक्लेयर करो स्टेट वेरिएबल को और फिर यहाँ पे क्या करो, यूज़ करो। इसको स्टेट लिफ्ट अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट लिफ्ट अप। और ये चीज़ ना तुम सेक्शन 7 में सीखोगे, और सेक्शन 7 को ना बहुत आराम से करना, स्लो करना, एक एक चीज़ पर ध्यान देना, एक एक शब्द पर ध्यान देना, एक एक वर्ड पर ध्यान देना, बहुत बेसिक है। और ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी ना तो फाउंडेशन हो जाएगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो छोटी छोटी होंगी, ये थियोरटिकल होगा ज़्यादातर, मगर बहुत चीज़ें समझा देगा कि चीज़ें काम कैसे करती है, एक्चुअल में चीज़ काम कैसे कर रही है। तो समझ में आया। तो इस वीडियो का पर्पस केवल और केवल इतना था कि यूज स्टेट क्या होता है, यूज स्टेट डायनेमिक वेरिएबल, जो वेरिएबल चेंज होता है विद द टाइम, और उसको अपडेट कैसे करते हैं। अपडेट सीधा नहीं करेंगे, जो ये फंक्शन रिटर्न करता है उसके थ्रू करते हैं। और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इम्यूटेबिलिटी, कि जो ये वेरिएबल दे रहा है, रिटर्न कर रहा है, उसको सीधा अपडेट मत करो, बल्कि उसको सेट स्टेट
फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दो और उसके थ्रू रिटर्न करो, और यहाँ पे ये कॉपी करेगा और फिर उसको रिटर्न करेगा। जो ओरिजिनल वैल्यू वेरिएबल होगा उसको हाथ नहीं लगाएगा। आ गई ये चीज़ समझ में? 1 मिनट में देख लूँ, मुझे कुछ और तो नहीं बताना, फिर इस वीडियो को बंद करते हैं। हाँ, तो इसमें ना तुम एक चीज़ और पढ़ोगे कि कंट्रोल्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो पढ़ना, जोनस अच्छे से बताएगा। कंट्रोल्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, और स्टेट और प्रॉप्स में डिफरेंस क्या होता है, स्टेट वर्सेस प्रॉप्स। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा स्टेट वर्सेस प्रॉप्स क्या होता है, बट जोनस ने इसके ऊपर एक अच्छे से वीडियो बनाई है, उस चीज़ को सीखना क्या होता है, ठीक है, अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना। और यहाँ पे सेक्शन 6 तुम्हारा ख़त्म हो जाता है पूरा का पूरा। अब सेक्शन 7 स्टार्ट होगा। एक मिनट, सेक्शन 1 2 सेक्शन 6 हाउ स्टेट वर्क्स इन रिएक्ट। तो हाउ स्टेट वर्क्स इन रिएक्ट समझ में आया ना, क्या करते हैं? हाउ स्टेट वर्क्स इन रिएक्ट, हाउ स्टेट, पहले एक ओल्ड यूआई होता है, अपडेट होता है, स्टेट अपडेट होता है, और एक न्यू यूआई हो जाता है। जैसे अपडेट होता है री रेंडर होता है, री रेंडर होता है। आ रही है आवाज़ आ रही है? जैसे स्टेट अपडेट होता है तो री रेंडर होता है, और री रेंडर होकर एक न्यू यूआई आ जाता है। और स्टेट क्या रहता है, री रेंडर के थ्रू आउट प्रीजर रहता है, ठीक है। तो कैसे व्यू अपडेट होता है, व्यू कैसे अपडेट होता है? अगर व्यू अपडेट करना है, व्यू अपडेट करना है मतलब यूआई अपडेट करना है, यूआई। तो जो भी चीज़ बदलनी है, जो भी चीज़ अपडेट होनी है, उसको स्टेट वेरिएबल बनाना है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी, उसको स्टेट वेरिएबल बनाना है। और ये अपडेट कैसे होगा? इंटरेक्शन के थ्रू, कोई ना कोई इवेंट परफॉर्म होगा, कुछ भी इवेंट हो चाहे, ठीक है। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल? देयर विल बी अ व्यू, that view will be updated by updating the state variable. How the view will be updated? The component will get re-render. Component will get re-render. When it will get re-render? Whenever the state will be updated. Okay? चलिए, मेरे ख्याल से बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद तो सेक्शन 7 तुम्हें बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, इतना पता है। अब ये चीज़ यहाँ तक तुम्हारा सेक्शन 6 हो जाएगा। और ये वाली एप्लीकेशन पहले जोनस बनवाएगा, जोनस से देखना, फार अवे ट्रैवल करके जो है, उसमें प्रॉप ड्रिलिंग जो मैं बता रहा था ना, प्रॉप ड्रिलिंग वो आएगा। कैसे एक फॉर्म होगा और डिस्प्ले करने के लिए एक कंपोनेंट होगा, तो यहाँ से कंपोनेंट रीड करके यहाँ पे डिस्प्ले करना होगा। बट ये दोनों आपस में भाई भाई होंगे, तो ये डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे, तो हम स्टेट लिफ्ट अप करेंगे, कॉमन पेरेंट में लेके जाएंगे। ये बता रहा हूँ, अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ये शब्द मेरे तब समझ में आएंगे जब उसकी वीडियो पढ़ लूँगी। चलिए बस, शायद ये वीडियो भी बड़ी हो गई। अरे भाई।